हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नुआ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपने लास्ट क्लास अच्छे से डिटेल में समझी होगी, जिसमें मैंने एटम के बारे में बेसिक बताया था। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उन पे चार्ज कैसा होता है, कब न्यूट्रल बोलते हैं, यहाँ तक मैंने समझाया था। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आगे के बारे में। चार्ज आता कैसे है किसी बॉडी पे, किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है। जैसे मान लो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों ओर कौन इवॉल्व कर रहा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा होता है, जिसको क्या बोला मैंने, शेल बोल दिया। एक और बना देता हूं मैं। चलो चलो, तो यहाँ तक मैंने बताया था, मैंने बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम इसको प्लस से दिखाते हैं। और इसके चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, और या न्यूक्लियस के सबसे जो दूर का सेल होता है, उसको आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वायलेंस सेल बोलते हैं। चलो, यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब देखो, जैसे आपको पता है कि हम क्लास जो पुरानी क्लास है वहाँ पढ़ा था हमने कि हम रबिंग जब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने की वजह से एक एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे निगेटिव आ जाता है, मतलब दोनों चार्ज हो जाते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली समझना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इतने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को पकड़े होते हैं। जैसे खुद सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 भरे हुए हैं, और न्यूट्रॉन भी भरे हुए हैं। प्रोटॉन पे कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने बोला था कि जब भी लाइक चार्जेज होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन क्या न्यूक्लियस के केस में हो रहा है? नहीं। इवन दो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स पॉजिटिव है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, मतलब वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आई क्या? इतने स्ट्रांगली ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन से एक साथ, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से, कि उनको उनको मूव करा पाना, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर की तरफ मूव करा पाना पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आई कि बोला, मैंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं कि उनको हीट देके या कुछ भी एनर्जी देके इजीली मूव करा पाना न्यूक्लियस के अंदर से बाहर की तरफ सेल में पॉसिबल नहीं होता। ओके, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज। यही पढ़ा था हमने। इनके बीच भी अट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है वो प्रोटॉन से अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन मान लो कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से क्या कर रहा होगा, निगेटिव चार्ज दोनों पे है, तो ये रिपेल भी कर रहा होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से जो फोर्स होता है न्यूक्लियस से, वो क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। बात समझ में आई? क्योंकि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में है फोर्स, उसके कंपैरिजन में जो सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सिव फोर्स, वो क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई बेटा? बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो होता क्या है कि जब हम ऐसे करते हैं, रबिंग करते हैं, तो हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने की वजह से जो सबसे बाहर का सेल होता है, जिसको मैंने बोला आउटर मोस्ट सेल, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, रबिंग के से जो हीट लिए, हीट लेके ये मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। क्या करना स्टार्ट कर जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं।
जैसे मान लो कि ये दो सॉरी, ये दो बॉडी है, मैंने इसको रब करना स्टार्ट किया, रब करते करते फ्रिक्शन फ्रिक्शन इसमें आया और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुआ। जब हीट जनरेट हुआ तो मैंने देखा कि जब हीट जनरेट हुआ तो मैंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इसके कहाँ पे चले गए, मान लो कि लेट से इसको लेता हूँ मैं, ये जैसे फोन है तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर होके यहाँ चले गए, ऐसा मैंने माना। यानी कि मार्कर से कहाँ चले गए बेटा, फोन में की तरफ चले गए। कौन? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव करेंगे? अभी समझाया नहीं। तो जनरली ट्रांसफर किसका होता है? ट्रांसफर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सॉरी, क्या किसका होता है बताओ? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो होता क्या है कि मान लो अगर वन बॉडी, कोई दो बॉडी है और यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां चले गए बाय गेटिंग सम हीट। तो बताओ, शुरू में तो दोनों न्यूट्रल थे ना, शुरू में क्या थे? न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या था? इलेक्ट्रॉन था। यहां भी नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल थे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गया कि नहीं? तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया ना, बॉडी वन से बॉडी टू में, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। किससे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अब पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने से प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ट्रांसफर कैसे हुआ? बाई गेटिंग सम हीट। समझ में आया कि नहीं? अलग अलग तरीके से बॉडी को चार्ज किया जाता है, जैसे पढ़ा होगा चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो मैं एक एग्जांपल फ्रिक्शन का जनरली ले रहा हूँ। तो इस केस में मैंने देखा बेटा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो बॉडी वन में डोमिनेंट कौन कर गया? प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। यानी कि जब प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो डोमिनेंट कौन सा चार्ज करेगा? प्रोटॉन का चार्ज। सिंपल सी बात है ना, प्रोटॉन ज़्यादा है ना। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज का नेचर कैसा बताया था? पॉजिटिव। यानी कि ये बॉडी वन कैसी चार्ज लेकर आ गई अपने पास? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये बॉडी कैसी चार्ज लेके आ गई अपने पास? नेगेटिव चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर? नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। अभी समझाया ना मैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पे होगा, अभी वहां जाना ही नहीं आपको। मैं एज पर योर सिलेबस बताता हूँ, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, और जब वहां इलेक्ट्रॉन कम होगा तो अपने आप प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे अपने आप इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो उसका चार्ज डोमिनेट कर गया, तो वो कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो बताओ, कंसेप्ट समझ में आए? कैसे चार्ज आता है, कैसे एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि एक बात समझ में आ गया मुझे। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बॉडी वन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उस पर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डोनर पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इसको मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आएगी नहीं? हुआ क्या कि मैटर थे, मैटर के एटम से मिलके बने हैं। जब रबी किया तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, और किस कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया था अभी मैंने? सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं। कहाँ के? बाहर के।
क्योंकि अंदर वाले तो अभी भी क्या होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे ना, जो सबसे बाहर वाला होगा क्या होगा, वीक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा होगा, जैसे कुछ हीट पाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जिस बॉडी से जाएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, उस पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी की तरफ जाएगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया क्या, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। अगर ये पूरा बेसिक कंसेप्ट पिछली क्लास को और यहाँ तक समझ में आया तो इस चैप्टर में अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। तो हमें पता है कि बेटा अभी मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं। एटम्स किसके होते हैं बेटा, एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। मतलब एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं, ये भी छोटे छोटे एटम से मिलके बने हैं। और एटम्स के अंदर एटम्स का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। और इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, इनसाइड क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अराउंड द न्यूक्लियस कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, अराउंड द न्यूक्लियस कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक हमने समझ लिया था। और जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है बेटा उस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो आगे से हम इसी एलिमेंट या एटम की बात करेंगे और फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक। यानी कि सारे एलिमेंट्स के अब उनके एटम्स होते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिमेंट्स लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि एक प्योर सब्सटेंस होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो कि एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है, विच फॉर्म्ड बाई ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। अब आते हैं, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा या अपने स्कूल में भी कि सोडियम पे +1 चार्ज आ गया, किसी पे +2 चार्ज आ गया। ये आता कहाँ से, ध्यान से देखना, आता कहाँ से, ध्यान से देखना। जिंदगी में कोई भी, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं या मैं भी काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अगर खुद सोचो कि आपको ये बोल दिया जाए कि चलो आप मस्त अपना एंजॉय करो, खाओ पियो, मेहनत ना करो, हम पैसा देने वाले हैं, 95% लोग, 95 क्या 99.9% लोग मेहनत नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको फील हो जाएगा कि हम क्या है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई एलिमेंट का आइटम, किसी एलिमेंट का आइटम कोई कंपाउंड बना रहा है, जैसे H2O मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट का आइटम है या ऑक्सीजन एलिमेंट का आइटम है, NaCl सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम और ऑक्सीजन एटम है, एक कंपाउंड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल होना चाहते हैं। कोई भी क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कैसे होगा ये अभी मैं बताऊंगा, कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई सर कि कोई एटम क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कैसे होते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। एक साइंटिस्ट है नील बोर, कौन, नील बोर, उन्होंने क्या बोला था, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला बेटा जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा होगा, सॉरी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसी ऑर्बिट या सेल में, तो उन ऑर्बिट या सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर फिक्स होगा। क्या बोला, उन्होंने बोला कि दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और सेल। किस तरीके से, उन्होंने बोला कि किसी भी, अगर मान लो कि कोई सेल नंबर n है,
कोई क्या है, फर्स्ट सेल या सेकंड सेल, मतलब कोई सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर को मैं n मानूं, ऑर्बिट नंबर को क्या मानूं मैं, n मानूं। उन्होंने बोला कि उस ऑर्बिट में जिसका नंबर n है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n² के अकॉर्डिंग होंगे। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, अभी देखेंगे आप, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसके अकॉर्डिंग होंगे, 2n² के अकॉर्डिंग होंगे। जहां पे बताओ n क्या है बेटा, n है हमारा ऑर्बिट या सेल नंबर। मतलब क्या, उन्होंने बोला कि अगर ये न्यूक्लियस के अराउंड अगर फर्स्ट सेल है, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 1, तो फर्स्ट सेल में n इक्वल टू 1 है। अगर मान लो यहाँ पे n मानो सेल नंबर और यहाँ पे मानो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नंबर फिक्स है कि वो मैक्सिमम किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, 2n² के। मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 1² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकते। किसने दिया था ये कंसेप्ट, नील बोर ने। इसी को हम लोग जो इन्होंने थ्योरी दी थी इसी को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। दूसरा उन्होंने क्या बोला, मतलब क्या सर, अगर सेकेंड सेल होगा तो सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, पहले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, 2। दूसरे में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे जो रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्या होगा, 2 इंटू एन की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2² कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रिवॉल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या। वैसे ही अगर n इक्वल टू 3 है बेटा, क्या होंगे, 2 इंटू 3² होगा। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रिवॉल्व नहीं कर सकते थर्ड सेल में। कहाँ पे, थर्ड सेल में। वैसे n इक्वल टू 4 होगा तो ऐसे चलता जाएगा हमारा 2 इंटू 4² यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बेटा, मतलब ये कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट में, उनका नंबर फिक्स होता है कि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, सेकेंड सेल में मैक्सिमम अगर होने होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मिनिमम तो 0 भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। वैसे ही थर्ड में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते, वैसे ही फोर्थ में 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। वैसे ही हम पुट करते जाएंगे। बात समझ में आई क्या। तो ये हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। अब आते हैं स्टेबिलिटी, किसकी बात करती है, स्टेबिलिटी। अभी समझाया ना कि स्टेबल होना है, कंपाउंड बनाना है, कैसे बनेगा। अब आते हैं स्टेबिलिटी पे, ध्यान से देखना बेटा। ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, एक होता है मगअप करके पढ़ाई करना, आप पढ़ोगे भूलोगे। एक होता है कि चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहली बार ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलोगे नहीं। बात समझ में आई क्या, कभी भूलोगे नहीं आप। चलो, तो स्टेबिलिटी होती क्या है, तो बोला गया कि कोई भी अगर एटम होगा, कोई भी अगर एटम होगा तो स्टेबल तब होगा, स्टेबल टू तब होगा, मतलब टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, कोई एटम स्टेबल तब होगा जब उसके फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आफ्टर फर्स्ट सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बोला बता, बोला जैसे एटम से अभी पढ़ा है कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, पहले में 8 हो सकते हैं, सेकंड में 18 हो सकते हैं, थर्ड में। तो उनकी एग्जिस्टेंस है कि 18 हो सकते हैं, थर्ड में 32 हो सकते हैं, लेकिन क्या वो स्टेबिलिटी बता रहा है, नहीं।
वो एक डिस्टेंस बता रहा है कि इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल होने के लिए जैसे मान लो कि थर्ड में मैंने क्या बोला, थर्ड में मैंने ये बोला कि 30 में सॉरी 18 हो सकते हैं, फोर्थ में 32 हो सकते हैं, लेकिन क्या वो स्टेबल हो पाएंगे? नहीं। इन्होंने बोला कि फर्स्ट में स्टेबल अगर हो रहा है तो उसके फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी के सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब स्टेबल होगा, तब स्टेबल होगा। और इसी को बोला गया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि तो इसको बोल दिया गया डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। डुप्लेट मतलब 2, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोल देंगे कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर किसी को स्टेबल होना है तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, जैसे मैंने रबिंग से बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हो कि फर्स्ट सेल में 2 और बाकी में 8 हैं, तभी वो स्टेबल होगा। अगर नहीं होगा तो कुछ और हम जुगाड़ लगा के उसको ट्रांसफर करा के स्टेबल बनाएंगे। मान लो किसी के फर्स्ट में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में क्या है? 1 है। तीसरे में क्या है? 1 है। तो बताओ इसको स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? या तो 60 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या एक को क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। एक को भगा देगा तो 2,8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो गया कि नहीं? तो तीसरे में तो 0 हो गया ना। तो बताओ पहले में 2 दूसरे में 8, फिर भी स्टेबल हो गया। या अगर 7 ले लिया तो 2,8 अभी भी स्टेबल हो गया। समझ में आया क्या? स्टेबिलिटी का रूल क्या है कि पहले में 2 बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा। यानी कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2,8,18 हो रहे थे, इनको स्टेबल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कराना पड़ेगा? ट्रांसफर कराना पड़ेगा। या अगर कहीं 2,5 है तो कम है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखो पहले में क्या है 2, दूसरे में क्या है? मान लो 5। लेट से पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है सेल में, दूसरे में क्या है? 5। बताओ पहला में 2 है, फर्स्ट में 2 है, तो डुप्लेट है कि नहीं? यानी कि पहला सेल क्या है? स्टेबल है। क्या दूसरे में है? नहीं सर, दूसरे में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे मजबूरी क्या है? इसको कोई जुगाड़ लगा कि 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेना, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना, तब जाके स्टेबल होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन 5 होंगे अगर किस सेकंड सेल में, तो उसका मतलब नहीं कि वो स्टेबल है। वो क्या है? बस वो बता रहा है कि मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबल होने के लिए मुझे इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। अगर मैं डोनेट करूंगा तो डोनर होगा तो पॉजिटिव ले लूंगा मैं, अगर एक्सेप्ट करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाऊंगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई कि स्टेबिलिटी की कंडीशन समझ में आई? चलो तब आगे बढ़ते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा जो बैलून होता है, मेले में गए होगे तो बैलून में एक गैस भरी जाती है, या आप देखे होंगे जो प्लेन्स होती है उनके टायर में गैस भरी जाती है, ठीक है ना? वो जनरली स्टेबल गैसेज होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो खुद सोचो अनस्टेबल होगा अगर प्लेन उड़ रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जनरली कौन सी गैसेज होती है? स्टेबल गैसेज होती है। क्या होती है बेटा? स्टेबल गैसेज होती है। इन्हीं स्टेबल गैसेज को एक नाम दे दिया गया केमिस्ट्री में, इनर्ट गैस या नोबल गैस। इनर्ट गैस या नोबल गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस। यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा तो जो उसका एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो किसकी तरह बनना चाहेंगे? स्टेबल गैस की तरह। मतलब किसकी तरह बनना चाहेंगे? इनर्ट गैस की तरह या नोबल गैस की तरह। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है और कोई कंपाउंड बना रहा है, तो बनाते समय इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर कर रहा होगा स्टेबल होने के लिए, अभी मैं शो करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा वो किसकी तरह बिहेवियर दिखा रहा होगा? इनर्ट गैस या नोबल गैस की तरह। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर ही इसीलिए कर रहा है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और जो स्टेबल होगा उसी को क्या बोला गया? इनर्ट गैस या नोबल गैस। तो जो ये इनर्ट गैस या नोबल गैस होती है, इनके नाम मैं बता देता हूं, इनको याद रखना है। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अभी समझाऊंगा मैं कि सिंबल लिखते कैसे हैं, बस अभी मान लो इतना तो पढ़े होगे ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन।
जेनॉन, रेडॉन, and last one is OG ऑर्गेनेसॉन, लास्ट वन इज OG ऑर्गेनेसॉन। क्या क्या पढ़ा हमने बताओ? हमें तो पता है ना बेटा कि एटम को किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं, ये तो पता है ना, हम क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। बाकी समझेंगे कि ऐसा क्यों दिखाते, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी क्या समझना है बताओ, फिर से लिखो एक बार। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसॉन। बेटा ये याद होना चाहिए। ये सारे क्या है? इनर्ट गैसेज है, स्टेबल गैसेज है। क्या किसी से कंबाइन करेगा? नहीं, क्योंकि बेटा हम तो बता रहे थे कि कंबाइन तभी किया जाता है जब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। जब ऑलरेडी ये पहले से स्टेबल है तो कंबाइन करेगा क्या? नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसकी अगर मैं कंबाइनिंग कैपेसिटी बताऊं, कंबाइनिंग कैपेसिटी बताऊं, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि ये इनर्ट गैसेज ऐसे गैसेज है जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? जीरो। क्यों? क्योंकि ये कंबाइन करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर ऑलरेडी क्या है? स्टेबल होते हैं। कोई कंबाइन तब होना चाहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किसी दूसरे एटम के साथ, जब उसको क्या करना है? स्टेबल होना है। ये सिर्फ पहले से स्टेबल है। बात समझ में आई कि नहीं? केमिस्ट्री में इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक नाम दे दिया गया, उस नाम को बोला गया वैलेंसी। क्या बोला गया? वैलेंसी। बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोला गया? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। ओके, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। मान लो कोई एटम एक्स है, ठीक, कोई एटम क्या है बेटा? एक्स है। थोड़ा सी गले में प्रॉब्लम हो गई है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप। ओके, मान लो कोई एटम एक्स है, तो इस एटम को रिप्रेजेंट किया जाएगा दो तरीके से। एक बोला जाएगा कि इसका एक एटॉमिक नंबर होगा, बताऊंगा अभी होता क्या है। क्या बोला जाएगा बेटा? इसका है क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और एक होगा इसका एटॉमिक मास, जिसको ए से लिखेंगे, एटॉमिक मास, या इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है मास नंबर। यानी कि अगर कोई एलिमेंट का एटम एक्स है, उसका एक होगा एटॉमिक मास जिसको नीचे लिखेंगे, एक होगा एटॉमिक नंबर जिसको ऊपर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो कि लेट से मैं हीलियम लिखता हूँ या सोडियम लिखता हूँ, हीलियम लिखता हूँ या सोडियम लिखता हूँ, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और सोडियम का 11 होता है। देखो मैंने जेड की जगह ये लिख दिया, क्या लिख दिया ना? जेड की जगह ये लिख दिया क्या? अब हीलियम का एटॉमिक नंबर मास या मास नंबर 4 होता है तो मैंने यहाँ लिख दिया, और सोडियम का 23 होता है तो ऊपर लिख दिया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसके लिए जेड क्या हो गया? 11, और एक क्या हो गया? 23, और इसके लिए जेड क्या हो गया बता? 2, और एक क्या हो गया? 4। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके, समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। मैंने बोला ये एटॉमिक नंबर जो है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से देखना। ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन किसी एटम में फिक्स हो सकते हैं? नहीं। अभी बताया कि सर अगर रबिंग करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो या स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराए तो चेंज हो जाएगा कि नहीं? चेंज हो जाएगा ना। इसलिए मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन तो लिखा, लेकिन ये एटॉमिक नंबर में अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखूं तो लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन न्यूट्रल एटम, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की इक्वल तब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो रहा होगा न्यूट्रल एटम में, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रल एटम नहीं होगा, चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से चेंज हो जाएगा कि नहीं, बताओ चेंज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, चार्ज एटम है, तो उसमें क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर गए ना। अभी तो समझाया था ना कि चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, बताओ समझ में आया कि नहीं, तो बताना जरा, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल होता है इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, बात समझ में आई क्या, यानी कि अगर हीलियम अगर न्यूट्रल है अभी, इसमें जो Z इक्वल टू 2 बता रहे हो, वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी बता रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बता रहा है। तो हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2, वैसे ही सोडियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 11, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या समझ में आई बेटा, जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्त, वो एटॉमिक नंबर दोस्त किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। और इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम, अभी सारा कंबाइन करता हूं जो जो अभी तक पढ़ाया है मैंने क्या क्या बताया बेटा, मैंने ये बताया कि अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहीं पे तो वो ट्रांसफर हो रहे होंगे, क्यों, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, और स्टेबल होंगे तो किसकी तरह दिखेंगे, वो दिखेंगे नोबेल गैस की तरह, किसकी तरह दिखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसान की तरह, कब, आफ्टर बिकम स्टेबल, ठीक है, और स्टेबल सब होना चाहते हैं, तो स्टेबल होने के लिए मान लो किसी को इलेक्ट्रॉन देके उनके साथ कंबाइन हो गए, उनके साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और उन्होंने क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया या एक मॉलिक्यूल बना लिया, और किसकी तरह स्टेबल हो गए, इनकी तरह। और फिर मैंने बोला कि किसी भी आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, एटॉमिक नंबर की, और एटॉमिक नंबर ये शो करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अच्छा, प्रोटॉन में न्यूट्रल एटम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है कि सर या तो न्यूट्रल एटम हो या चार्ज एटम हो, उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, यानी कि प्रोटॉन का नंबर क्या है, फिक्स है, इस वजह से मैंने सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा बट इन अ न्यूट्रल एटम, क्यों, बिकॉज इफ एनी चार्ज एटम विल बी देयर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी चेंज, इस वजह से बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर शो करना है तो इन न्यूट्रल एटम की इक्वल होना चाहिए, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होगा, वही एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। चलो बेटा, ये जो एलिमेंट्स के एटम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसान, जिनको मैंने नोबल गैस या स्टेबल गैस बोला, इनके में भी इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो इनके इलेक्ट्रॉन के इतना इलेक्ट्रॉन कर ले तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, कोई ऐसा आइटम है, कोई ऐसा आइटम है जिनमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हो कि ट्रांसफर करा के इनके जैसे इलेक्ट्रॉन, इनमें जैसे इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। मतलब क्या, हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन में 10 होते हैं, ऑर्गन में 18, क्रिप्टॉन में 36, जेनॉन में 54, 86 होता है, रेडॉन में 118 होता है, ऑर्गेनिसान में। यानी कि मैंने क्या बोला, 2 होते हैं हीलियम में, 10 होते हैं नियॉन के एक एटम में, ऑर्गन में 18 होते हैं, क्रिप्टॉन में 36, जेनॉन में 54, रेडॉन में 86 और ऑर्गेनिसान में 118 होते हैं। कितने होते हैं, 118 होते हैं। अगर कोई आइटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करके या क्या करके एक्सेप्ट करके इनमें से किसी एक के जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिया, किसी एक के जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिया, उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्टेबल बोल देंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि जैसे सोडियम है, मैंने क्या बोला, जैसे सोडियम है, मैंने बोला सोडियम में कितना होता है, 11, और क्लोरीन में कितना होता है, लेट से 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17 होता है।
अभी मैं बताऊंगा। बाकी याद रखना बेटा, अगली क्लास में जब आना दोस्त तो प्लीज एटॉमिक नंबर आपके बुक में मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा, 30 तक और उसका सिंबल याद कर लेना प्लीज। बाकी सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्यों हुआ कैसे हुआ वो बताऊंगा। अभी मान के चलो कि सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, क्लोरीन का Cl होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, ऑक्सीजन का वो होता है, कार्बन का C होता है। ये सब मान के अभी चलो, क्योंकि अभी हम उस पार्ट पे स्टडी कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, रटने वाले पार्ट पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो प्लीज़ इतना हमें याद कर लेना 30 तक, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो मैंने माना कि सोडियम में 11 होते हैं, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से, क्या है, इलेक्ट्रॉन से। अब बताओ, मैंने बोला, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे बोला मैंने बोला कि कोई स्टेबल तब होगा जब इनके इलेक्ट्रॉन के जैसा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या तो ट्रांसफर करा के या एक्सेप्ट करके। बताओ हीलियम में कितना है, 2, सोडियम में 10 है, पोटेशियम सॉरी आर्गन में 18 है, लेकिन सोडियम में हमने देखा था 11 अभी पढ़ाया, क्लोरीन में 17। का 11 या 17 दिख रहा है क्या, नहीं। का 11 या 17 दिख रहा है क्या, नहीं। जब 11 या 17 कहीं नहीं दिख रहा है इनमें, तो क्या ये स्टेबल है, अभी स्टेबल नहीं है। तो ये जब कंपाउंड बनाएंगे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा के, तब जाके क्या बनेंगे, स्टेबल बनेंगे। तब क्या बनेंगे बेटा, स्टेबल बनेंगे। चलो आ जाते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। मान लो अभी बताया मैं कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ाया था ना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे करके पढ़ाया था कि नहीं। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 2, दूसरे में 8, चलो टोटल 11 में से 2, 8, 10 हो गया कि नहीं। कितना बचा, 1, कितना बचा अभी, 1। तो तीसरे में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18, यानी कि तीसरे में 1 रख दो। बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई, फिर से बताता हूँ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। पहले में कितने होने चाहिए, 2, दूसरे में 8, तो 2 और 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 1। एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, थर्ड में। मैक्सिमम तो 18 होगा ना, लेकिन एक की जरूरत है तो 18 जबरदस्ती तो आएगा नहीं, क्योंकि है तो 11 इलेक्ट्रॉन ना। मान लो कि आपके पर्स में 1000 रुपये रख सकते हो, लेकिन आपके पास 50 रुपये ही है अभी, तो 1000 रुपये जबरदस्ती रख पाओगे, जब तक कोई देगा नहीं। बात समझ में आई क्या, चलो भैया। वैसे ही क्लोरीन में बताओ, 17 में से पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2, दूसरे में नील बोर के अकॉर्डिंग 8, तीसरे में 7। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो कि मैं मैग्नीशियम लिखूं, तो मैग्नीशियम में कितना होता है, 12। तो पहले में होगा 2, दूसरे में होगा 8, और तीसरे में होगा बताओ 2 और 10 2 12। बात समझ में आई। सल्फर का होता है बेटा 16। बेटा ये सब याद रखना, जैसे ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन को होता है 8। ये एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वही क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने, 8। उस 8 इलेक्ट्रॉन में जो होंगे ऑक्सीजन एटम के जो न्यूक्लियस होगा, उसमें इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होंगे कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, देन दूसरे सेल में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन बचा 6 होगा। वैसे ही बेटा मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 है, तो पहले में कितना होगा बेटा, 2। पहले में तो 2 ही हो सकते हैं ना, बचे कितना, 5। सेकेंड में हो सकते होते कितने थे, 8, लेकिन होंगे कितने, 5 ही हो पाएंगे ना, क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना टोटल। वैसे ही बेटा मान लो कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम में कितना होता है, 20। मैं बता रहा हूँ, आपको याद करना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कैल्शियम में, 20। पहले सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, दूसरे में कितना हो सकता है, 8, तीसरे में 18 हो सकते हैं, लेकिन कितने की जरूरत है बताओ, 2, 8, 8 टू 10 हो गए, कितना बचा, और 10 बचा, तीसरे में कितना हो जाएगा, 10। बात समझ में आई क्या, मैक्सिमम 18 हो सकते थे ना, लेकिन 10 ही रिमेनिंग है, तो 10 फिल कर सकते हैं। बताओ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया क्या,
ये कंसेप्ट हो गया हमारा फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड या ऑर्बिट्स। किस तरीके से हो रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू नील बोर। नील बोर ने क्या बोला था? नील बोर ने ये बोला था कि पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, किसके अकॉर्डिंग? 2n² के अकॉर्डिंग। स्टेबल होने के लिए 8 होंगे या 2 होंगे वो अलग बात है, लेकिन जनरली कितने होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होंगे? मैग्नीशियम के पहले न्यूक्लियस के पहले, न्यूक्लियस के अराउंड पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। मैक्सिमम कितने, और टोटल इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास, एक एटम के पास कितने होंगे? 12। वैसे ही सोडियम के एक एटम में कितने होंगे? 11। क्लोरीन के एक एटम में कितना होगा? 17, जो कि क्लोरीन के न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व होगा अपने अपने सेल में। इस क्लास में हमने क्या समझा? इस क्लास में हमने थोड़ा सा समझा, चलो देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे ये बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। फिर हमने समझा कि स्टेबल होने के लिए पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन दूसरे में, तीसरे में, चौथे में ऑक्टेट को ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल बोलता है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हमने समझा कि जरूरत क्यों पड़ी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। अगर कोई भी एलिमेंट का एटम स्टेबल हो रहा होगा तो स्टेबल होते समय वो किस तरीके से शो कर रहा होगा अपनी स्टेबिलिटी? वो इनमें से किसी एक के जैसे इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर ले, किसी एक के जैसा इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर ले। समझ में आया कि नहीं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसॉन, इसकी तरीके से स्टेबल कर ले। ठीक। उसके बाद हमने समझा कि जब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होंगे, एटॉमिक नंबर भी समझाया मैंने। जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। फिर हमने समझा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम में, वो इस तरीके से फिल हो रहे होंगे, किसके अकॉर्डिंग बेटा? 2n² के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम वैलेंसी के बारे में फाइनली पहुंच जाएंगे, कैसे ट्रांसफर हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। इन्हीं को हम फॉलो करते हुए आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। चलिए, तो मस्त रहिए, देखते रहिए, एग्जाम नोवा को फॉलो करिए, और डिटेल में कोर्स पढ़ाऊंगा मैं। एक एक चीज एक एक चीज बारीकी से पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो फॉलो करते हैं क्लास को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।